गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। आज की आमदनी ही इतनी हो गई थी, काशी बाई जितना एक माह में भी नहीं हासिल कर सकती थी। तब लखपति दास ने राजदाराना अंदाज में कहा, चंपा कली कहाँ है बाई जी? श्रृंगार कर रही होगी महाराज, आती ही होगी। मैं तो बिन मौत मर गया काशी जी। अरे क्या हो गया महाराज को? भगवान कृपा करे, क्या तबीयत खराब है आपकी? कल से अंगारों पर लौट रहा हूँ। पर क्यों महाराज? अप्सरा आकाश से उतार लाई हो और फिर पूछ रही हो कि क्यों? अप्सरा? हाँ अप्सरा। किसकी बात कर रहे हैं महाराज? चंपा कली की और किसकी? अरे वो तो आपकी लौंडी है। अरे वो लौंडी नहीं है काशी जी, वो तो ना जाने क्या है। लखपति दास ठंडी आ भरकर बोले और फिर राजदाराना अंदाज में बोले, उसकी मुहूर्त कब कर रही हो काशी बाई? अभी तो समय लगेगा महाराज, आप देखते नहीं कि बच्ची है। लखपति दास से बात करना ना भूलना। जरूर, आप जैसे कदरदानों के लिए तो उसे तैयार किया है। हम उसके लिए वो कुछ देंगे काशी जी जितना तुम सोच भी ना सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज, क्या नहीं है आपके पास? काशी बाई ने उनका दिल रखने के लिए कहा, हालांकि उनसे कहीं ज्यादा दूसरे लोगों ने आज दिया था। बहरहाल चंपा कली आ गई और सबके सांस रुक गए। वो श्रृंगार भी क़यामत का करती थी। आज भी उसके बदन पर मंदिरों की देवदासियों का लिबास था। माथे से सांप लिपटा हुआ था, बाजुओं से सांप लिपटे हुए थे और बेहद पुर इसरार नजर आ रही थी। राजकमल ऐसे नाटक खेलने की मार थी। अंदर से वो जिस कदर जहरीली थी उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, लेकिन उसकी सूरत ऐसी थी कि उसकी असलियत छुपाए रहती। बहरहाल जिसने देखा दिल पकड़ कर रह गया और फिर उसने रक्स शुरू कर दिया। एक अजीब दीवानावार रक्स माहौल पर सहर फैलता जा रहा था। हर शख्स अपना दिल कंपनियों में धड़कता महसूस कर रहा था। बदन साकत हो गए थे। बस अजीब माहौल था। साजिंदों के हाल चल रहे थे, लेकिन वो अपने आप में नहीं थे। बस एक मशीनी अमल हो रहा था और खुद वो उससे बेगाना थे। फिर ना जाने कब तक राजकमल के पाँव की रफ्तार मध्यम पड़ी और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल थम गई। तब लोगों के हवास वापस आए और फिर आने वालों ने खुद को लुटा दिया। कोई ना था जिसने जेबों में कुछ बाकी रहने दिया हो और फिर देने वाले मामूली लोग नहीं थे। काशीबाई के सीने में सांस नहीं समा रहा था। फिर लोग और उसकी दिन रात आरजू करते हुए रुखसत हो गए और काशीबाई दौलत समेटने लगी। लेकिन दौलत समेटते हुए उसके दिल में खौफ की कपकपाहट थी। जिसकी वजह से ये बारिश हुई थी वो खुश नहीं थी। उसने प्रीतमा के लिए कहा था और सच्ची बात थी कि उसे कोई रोक नहीं सकता था। काशीबाई के सामने अपने सारे हथकंडे बेअसर पा रही थी और फिर उसने आज उसकी कमाई हुई रकम का तखमीना लगाया और सोचने लगी कि प्रीतमा तो उसके सामने बिल्कुल बेहकीकत है। वो पूरी ज़िंदगी इतना कमा कर नहीं दे सकती जितना राजकुमार चंद दिन रोज़ में। फिर क्यों ना उसकी बात मान ली जाए, वरना अगर वह चली गई सारी ज़िंदगी अफसोस करने के सिवा और कुछ ना मिलेगा। सारी रात काशीबाई इसी कश्मकश में रही। बिल आकर उसने ये कड़वी गोली निगलने का फैसला कर लिया और दूसरी सुबह वो नाश्ते पर चंपा कली से मिली और उसकी आंखों से मोहब्बत के सोते फूट रहे थे। राजकमल खामोशी से भोजन कर रही थी। चंपा कली काशीबाई ने उसे प्यार से पुकारा, जी माँ जी। खामोश क्यों है री? ऐसे ही माँ जी। मन की बात छुपाएगी मुझसे? मैंने कब छुपाई है? फिर भी बस कह चुकी हूँ कि कुछ भी नहीं। कल की बात से तू नाराज है? नाराज नहीं हूँ माँ जी, बस यही सोच रही थी कि आपने मेरी बात इतनी सी बात नहीं मानी और यहाँ से ना जाने के बारे में सोच रही नहीं हूँ माँ जी, सोच चुकी हूँ। राजकमल मजबूत लहजे में बोली, कल का नाच मेरा आखिरी नाच था, आज मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तेरे मन में हमारा प्रेम नहीं है चंपा कली। मैं इस जगह को अपना नहीं सकती जहाँ मेरी कोई आवाज़ ना हो। ये तूने कैसे समझ लिया कि यहाँ तेरी कोई आवाज़ नहीं?
उसमें ना समझने की क्या बात है माँ जी, आपने मेरी बात मानी। पर बेटी तूने बात ही ऐसी कही है। ठीक है माँ जी, तुम्हारी मर्जी, मगर मुझे तो जो तुमसे प्रेम हो गया है उसका ख्याल भी नहीं करेगी। तुमने जो मेरे प्रेम का ख्याल नहीं किया मैं कैसे ना करूँगी। मैं तो तेरे लिए सूली पार चढ़ने को भी तैयार हूँ। काशीबाई मकारी से बोली और राजकमल फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। झूठ समझ रही है मेरी बात को। क्या कहूँ माँ जी, राजकमल ने गहरी सांस लेकर कहा। चल अब कुछ मत कह, मैं तेरी बात मानने को तैयार हूँ, काशीबाई ने कहा। हालांकि ये अल्फाज अदा करते हुए उसका दिल रो रहा था। प्रीतमा की मोहब्बत में, बल्कि उस पर खर्च की हुई दौलत पर, मुस्तकबिल में जो उससे आमदनी होनी थी उस पर। लेकिन बड़ा फ़ायदा हासिल करने के लिए छोटे मोटे नुकसानात उठाने ही पड़ते हैं, इसलिए ये कड़वे घूंट पीने ही पड़े। क्या मतलब है माँ जी? अरे जो कुछ तू कह रही है ठीक है, तुम प्रीतमा की शादी बनूज से करने को तैयार हो। अरे अब तो मैं किसी भेंगी चमारन से भी उसे ब्याह सकती हूँ, तू कह कर तो देख। लेकिन बात इतनी सी नहीं है माँ जी, राजकमल मुस्कुरा दी। ये इसलिए गैर मतवक्का बात नहीं थी। रात की आमदनी का उसे भी अंदाजा था और वह जानती थी कि काशीबाई बहुत जल्द पहुँच जाएगी और उसके अंदाजे के मुताबिक ही हुआ था। चुनाचा उसने आगे बात शुरू की। क्या मतलब, कोई और बात भी है? हाँ माँ जी। वो क्या चंपाकली, मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि रंडियों के कोठों से लड़कियाँ रुखसत नहीं होती। हाँ ऐसा होता तो नहीं है, मैं भी नहीं चाहती कि ऐसा हो। अरे तो क्या तूने अपना इरादा बदल लिया? ये बात तो पहले भी मेरे मन में नहीं थी। फिर मैं चाहती हूँ कि तुम प्रीतमा को एक खूबसूरत सा घर खरीद कर दो, वहाँ उसका विवाह कर दो। खरीद कर दूँ? हाँ, उसे जहेज भी तो देना होगा माँ जी। अरे बेटी तू तो उल्टी बात कर रही है। एक तो शादी करें फिर जहेज भी दें। माँ जी तुम जितनी हुज्जत करोगी उतना ही तुम्हारा नुकसान है। बुरा ना मानना, मेरा मन तुम्हारी तरफ से हट जाएगा तो फिर मैं कौन से मन से तुम्हारे पास रहूँगी? अरे तो मैं कब मना कर रही हूँ, तू खवा मखवा खफा हो रही है, काशीबाई रो देने वाले अंदाज में बोली और राजकमल को हंसी आने लगी। हमारे पास धन दौलत की क्या कमी है माँ जी, और जो कमी है वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। फिर उस समय मन खोल कर खर्च करो, कंजूसी मत करो माँ जी। अच्छा बेटी ठीक है, जो तेरे मन में हो। काशीबाई ने हथियार डाल दिए और फिर वो गमज़दा सी हो गई। तब राजकमल ने पूछा, तो मैं इंतजामात शुरू कर दूं माँ जी, जो तेरा मन चाहे कर। बस ठीक है, अब तुम जाओ और ज़रा पूरत को मेरे पास भेज दो, राजकमल ने कहा और काशीबाई बाहर निकल आई। उसका दिल मुरझा गया था लेकिन मजबूर थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक नौकरानी से उसने कहा कि प्रीतमा को चंपाकली के पास भेज दे और खुद अपने कमरे में मुंह लपेट कर जा पड़ी। प्रीतमा नडाल सी राजकमल के पास पहुंच गई। राजकमल उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या बात है पूरत, बहुत उदास है? प्रीतमा उसकी शक्ल देखकर रह गई। उसने एक ठंडी सांस लेकर गर्दन झुका ली। एक बात बताएगी पूरत? जी दीदी। वनूद तेरा पहला मर्द है। दीदी ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ पूरत कि तू ऐसी जगह है, क्या वनूद से पहले कोई तेरे मन को नहीं भाया? क्या किसी के हाथों ने तेरा शरीर नहीं छुआ? नहीं दीदी, काशीबाई ने मुझे 7 तालों में बंद रखा है। उसने मेरी बड़ी हिफाजत की है। उसके अलावा मैं भी ऐसी नहीं थी। मैंने काशीबाई के सिखाए हुए हथकंडों से काम ज़रूर लिया, पर किसी को ना तो अपने मन तक पहुंचने दिया ना अपने शरीर तक। ओहो, तो वनूद तेरा पहला आदमी है? हाँ दीदी। अच्छा अब एक और बात बता। जी दीदी। वनूद के पिता गणपत राम भी तो तुझे चाहता था? हाँ दीदी। फिर वो तुझे अपनी बहू कैसे बनाएगा? मैं क्या जानूँ दीदी, वनूद क्या कहता है, वो खुद भी परेशान है। परेशानी से तो काम नहीं चलता। वो कहता है कि वो मेरे लिए घर बार छोड़ देगा, प्रीतमा ने जवाब दिया और राजकमल गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगी। फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, तूने मेरे मन में खोट समझी थी पूरत। तूने सोचा था कि तुझसे तेरा राज लेकर मैंने फौरन काशीबाई से तेरे बारे में कह दिया। बहरहाल वो तेरी सोच थी, मगर मैंने मन में फैसला कर लिया है कि तेरा वनूद का वतन कराकर रहूँगी और यहाँ के किसी नौकर को वनूद का घर मालूम है? हाँ मालूम है। किसे मालूम है? मंकू जानता है। बुला दे, राजकमल ने कहा और प्रीतमा जल्दी से बाहर निकल गई। फिर वो एक मुलाजम को लेकर आ गई। राजकमल ने उसे हुक्म दिया कि वो होशियारी से जाए और वनूद को यहाँ बुला लाए। मुलाजम ने गर्दन हिला दी और बाहर निकल गया, लेकिन प्रीतमा हैरान रह गई थी। दीदी तुमने यहाँ बुलाया है? हाँ मगर माँ जी। सब ठीक है पूरत, सब ठीक हो जाएगा, मगर ये बता कि तेरा वनूद यहाँ आने से घबराएगा तो नहीं?
मैंने उसे यहाँ आने को मना कर दिया था दीदी, पर मेरा मन कहता है कि वो भी मुझसे मिलने के लिए बेकल होगा। वो हर खतरा मोल लेकर यहाँ ज़रूर आएगा। चल उसका इम्तिहान भी हो जाएगा, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा और पूरीतमा ख्यालात में खो गई। मोहब्बत का मारा विनोद इम्तिहान पर पूरा निकल आया। हालांकि उस संगीनियत का उसे एहसास था जो पेश आई थी। वो जानता था कि काशी उसकी दुश्मन होगी, लेकिन अब पूरीतमा को भूल जाना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए हर कुर्बानी के लिए तैयार था। चुनाचा वो नताज की परवाह किए बगैर काशी बाई के कोठे पर पहुंच गया। मुलाजम ने उसे चंपा कली के कमरे में पहुंचा दिया। विनोद ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर दाखिल हो गया। वो किसी हादसे, किसी खतरनाक वाक़े का मुंतज़िर था। कमरे में पूरीतमा और एक आकाशवासी को देखकर वो हैरान रह गया। राजकमल मुस्कुरा रही थी और पूरीतमा शर्मा रही थी। विनोद छटक गया। आइए विनोद जी, पधारिए, राजकमल बोली और विनोद ने दोनों हाथ जोड़ दिए। प्रणाम, आइए। और विनोद सहमा वसा आगे बढ़ गया और प्रीतमा को अब जुबान खोलनी ही पड़ी। ये मेरी दीदी चंपा कली है विनोद। और विनोद ने एक बार फिर हाथ जोड़ दिए। बैठो विनोद, इस बार राजकमल बेतकल्फी से बोली और फिर उसने प्रीतमा से कहा, पूरत दरवाज़ा बंद कर दो। और प्रीतमा ने इसके हुक्म की तामील की। दोनों एक नशस्त पर बैठ गए। कल के बिगड़े हुए हालात के बारे में तुम्हारी क्या राय है विनोद? राजकमल ने बराह रास्त सवाल किया। मैं क्या कहूँ देवी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुमने काशी बाई के अंदाज को महसूस किया? हाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? उसका बिगड़ना ठीक था देवी, गोया तुमने उसकी बात मान ली। नहीं, अजीब बात है, अब क्या करोगे आखिर? देवी, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, मैं पूरत को किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसे हासिल कैसे करोगे? भगवान जाने देवी, तुम खुद कुछ नहीं करोगे, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। फिर भी कुछ तो सोचा होगा। सिर्फ एक बात देवी। वो क्या? अगर पूरत ना मिली तो प्राण दे दूंगा। मर्दों का ये काम नहीं है। राजकमल मुस्कुराई। मगर मैं क्या करूं देवी? मर्द तो इतना बाहिम्मत होना चाहिए कि जो चीज़ उसे ना मिल सके उसे ले ले। पूरत अगर मेरा साथ दे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? पूरत तुम्हारा साथ नहीं देगी, वो भी कमज़ोर है देवी। और तुम भी? उसने तंजिया पूछा और विनोद ने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली। फिर बोला, नहीं देवी, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं पूरत को हासिल करके रहूँगा। फ़र्ज़ करो कि पूरत तुम्हारा साथ दे, मगर तुम्हारे माता पिता उसे स्वीकार करने से इनकार कर दें तो, और ख़ास तौर से उस शक्ल में कि तुम्हारे पिता ने खुद भी पूरत के लिए कहा था। अपने घर वालों से निमट लूँगा देवी। मगर कैसे माधुलाल? राजकमल को हंसी आ गई। माताजी मेरी बात मानती हैं, मैं उन्हें सारी बात बता दूंगा। पिताजी को भी सारी बात बता दूंगा और उनसे कहूँगा कि वो मेरी सहायता करें। अगर वो ना माने तो घर छोड़ दूंगा। और फिर उसके बाद क्या करोगे? पूरत से विवाह कर लूँगा। मैं मर्द हूँ और वो भूखी ना रहेगी। सोच लो विनोद। सोच लिया देवी, मुझे पूरत चाहिए और बस, संसार छूट जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। राजकमल गहरी निगाहों से उसे देखते हुए बोली और फिर कहने लगी, ठीक है विनोद, तुम अगर इस कदर मजबूत हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। अब तुम मेरी सुनो, तुम सिर्फ अपने घर को संभालो, यहाँ का सब बंदोबस्त मैं कर लूँगी और तुम इस तरफ से बेफिक्र हो। देवी, विनोद चीख पड़ा, क्या तुम ठीक कह रही हो? क्या तुम? हाँ, मैं जो कुछ कह रही हूँ वही करूँगी, राजकमल ने मजबूत लहजे में कहा। और विनोद बेसाख्ता राजकमल के पैरों पर गिर पड़ा। मैं तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं बोलूँगा देवी, मैं जीवन भर तेरे चरण धो धोकर पीता रहूँगा। विनोद बेइख्तियार हो गया। उठो विनोद, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। उठो, राजकमल ने कहा और विनोद उठ गया और उसका चेहरा मुसर्रत से सुर्ख हो रहा था। बस अब तुम जाओ, अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगी। और हाँ, ज़रूरत पड़ने पर तुम यहाँ आ सकते हो, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जो आ गया देवी, विनोद ने कहा और फिर उसने प्यार भरी निगाहों से प्रीतमा को देखा और दरवाजे से निकल गया। उसके निकलते ही प्रीतमा चंपा कली के गले लग गई और जिंदगी के अनोखे खेल खेलने वाली मुस्कुरा रही थी। ना जाने उसने कितनों को बिगाड़ा था और कितनों को बना दिया था। किसी को बनाने में उसकी नेक फितरत का कोई दखल नहीं था, बल्कि वह सिर्फ अपनी ताकत के खेल देखना चाहती थी और उस पर मसरूर होती थी। और विनोद ने उसी रात अपने माता पिता से मार्का कर लिया। वो बर्दाश्त की हिम्मत नहीं रखता था। रात के भोजन पर उसके पिताजी भी मौजूद थे और माता भी। वो बेहद संजीदा हो गया।
और जब खाना ख़त्म हुआ तो उसने नहायत संजीदगी से कहा, माताजी आपके सामने और पिताजी के सामने मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। दोनों ने चौंक कर उसकी संजीदगी को देखा और फिर गणपत राम बोले, क्या बात है विनोद, कोई ख़ास बात है? हाँ पिताजी, और ज़्यादा अच्छी नहीं है। उम्मीद है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। क्या बात है? थोड़े दिन पहले अचानक आपने सारा कारोबार बेच दिया था पिताजी। उसे दोबारा हासिल करने में हमें कितनी दिक्कत हुई। आप उस बात को क्यों दोहरा रहे हो? भगवान की सौगंध, मैं आपसे कुछ पूछने का हक तो नहीं रखता, ना पूछूंगा, लेकिन ये बात मेरे जीवन से गहरा ताल्लुक़ रखती है, इसलिए आप मुझसे बात करें। तुम ही बात करो, क्या कहना चाहते हो? आपने वह सब कुछ एक तवायफ के धोखे में आकर किया था। ठीक है, फिर अब संभल कैसे गए पिताजी? विनोद गणपत राम गुस्से से गुराए। क्षमा कर दे पिताजी, भगवान की सौगंध आपसे ऐसी बातें ना करता। अगर कह चुका हूँ, मगर जीवन का सवाल है। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि पिताजी, फिर आप मुझसे सुन लें। आपके पास उस तवायफ को देने के लिए पैसे पूरे नहीं हुए थे और उसने आपको धत्कार दिया और आपकी आंखें खुल गईं। विनोद, मैं कहता हूँ कि अब इस बातों को क्यों दोहरा रहे हो? मैंने उसके लिए कोशिश की थी पिताजी, और उस काम में मेरी सहायता पुरोहितमा ने की थी। क्या मतलब? आपको सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया गया कि आपसे बड़ी असामी उन्हें मिल गई थी और वो कोई राजकुमार था। तो तुम मेरी खोज में लगे रहे थे। हाँ पिताजी, और वो राजकुमार मैं ही था। क्या? और गणपत राम उछल पड़े। पिताजी, मैं अपने घर को बचाने गया था और मैंने उन्हें बेवकूफ़ बनाया और कामयाब रहा। ओहो, ये किया तुमने? फिर अब क्या बात है? गणपत राम जहरीले लहजे में बोले। मैं बता चुका हूँ पिताजी कि मेरी सहायता पुरोहितमा ने की थी और इसलिए की थी कि वह मुझसे प्रेम करती है। विनोद, तू इतना बेहया हो गया है। गणपत राम धाड़े। हाँ पिताजी, इसलिए कि ये मेरे जीवन का सवाल है। क्या मतलब? मैं भी पुरोहितमा से प्रेम करता हूँ। विनोद सर झुकाकर बोला। प्रेम करता है एक रंडी से, और वो भी तुझसे प्रेम करती होगी। हाँ पिताजी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुना तुमने? गणपत राम अपनी पत्नी को मुखातब करके बोले। देखा तुम्हारा सपूत कितना महान है। एक रंडी उससे प्रेम करती है। अगर वो रंडी होती पिताजी, तो हमारे घराने को बचाने के लिए इतना बलिदान ना देती। ओहो, तब तो वो कोई देवी है, महान, आकाश से उतरी हुई है। मगर बात क्या है मेरे बेटे? मैं उसे विवाह करना चाहता हूँ। खूब खूब। सुना तुमने देवी जी, तुम्हारा बेटा विवाह करना चाहता है। कितने पैसे मांग रही है वह तुमसे, और कब तक अदायगी करनी है? और तुम चिंता क्यों करते हो बेटे? पहले मैंने कारोबार बेचा था, अब तुम बेच दो। नहीं पिताजी, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। अरे हाँ, मैं भूल गया था, तुम तो राजकुमार हो। मगर जब तुम्हारे दमड़े का भोंडा फूट पड़ेगा तो वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी? कुछ नहीं पिताजी, कोई बुरा सलूक नहीं होगा। खूब। आखिर क्यों? पुरोहितमा मेरे साथ है। और उसकी माँ, उसने तुमसे कुछ तलब नहीं किया? नहीं, ये कैसे हो सकता है मेरे लाल? तवायफ तुम पर इस कदर मेहरबान कैसे हो गई? या फिर तुमने उससे कोई लंबा चौड़ा वादा कर रखा होगा? आखिर राजकुमार ठहरे। मेरे मामलात पिताजी मैं खुद देख लूँगा, आप सिर्फ मुझे आज्ञा दे दें। किस बात की? यही कि उससे विवाह कर लूँ। सुना तुमने विनोद की माँ, आप इस घर में नाच गाने आए होंगे और एक तवायफजादी तुम्हारी बहू बनकर आने वाली है। बड़ा ही सुंदर नाचती है। आज्ञा दो, अपना सपूत को आज्ञा दो। विनोद की माँ ने सख्त लहजे में कहा। हाँ माँ जी, वो बहुत अच्छा नाचती है। इतना अच्छा कि पिताजी अपना सारा धन दौलत उस पर लुटाने को तैयार थे। चंद पैसों की कमी ना होती तो पिताजी उसे खरीद चुके थे, लेकिन मैं उसे बिन मोल खरीद कर रहूँगा। और विनोद ने जहरीले लहजे में कहा। विनोद, क्या बकवास कर रहे हो? माँ ने चीख कर कहा। सुनो माँ जी, विनोद साफ लहजे में बोला। यह वही लड़की है जिसने हमारे घर को बचाने में हमारा साथ दिया, और वो मुझसे प्रेम करती है और मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। मैं उसे अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर चुका हूँ, और बहरहाल ये फैसला आखिरी है। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं उससे विवाह कर लूँ। मगर वो तो तवायफ है, इंसान भी है माँ जी। तवायफ सिर्फ धन से प्यार करती है, वो मुझसे प्यार करती है, उसे धन नहीं चाहिए। तू अंधा हो रहा है विनोद। माँ सुनो तो सही, सुकून से सुनो, और मेरी सारी बातें आपके सामने हैं। और अगर उससे धन से प्यार होता तो वो मुझसे प्रेम ना करती। ये नहीं हो सकता। ठीक है माँ जी, मैं तो यही चाहता हूँ, लेकिन मैं पुरोहितमा को वचन दे चुका हूँ। अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि अपना वचन पूरा ना करूँ तो इन निगाहों में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि उसे विवाह ना करूँ और आपको माता पिता समझकर आपकी बात मान लूँ, तो खुद अपनी निगाहों से गिर जाऊँगा।
मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ जी, इसलिए एक ही बात मेरी समझ में आती है कि मैं अपना घर छोड़ दूँ। तो क्या तू ऐसा करने के बाद भी उस घर को अपना घर समझता है? गणपत राम धाड़े और मेरे घर से निकल जा, पापी हत्यारे, मैं तुझे एक पल भी नहीं देखना चाहता। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद। मुझे अफसोस है कि हम दोनों बाप बेटे भी हैं और एक दूसरे के रकीब भी। मैं जानता हूं कि आप अब इस घर में मुझे नहीं रहने देंगे, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया था। क्या विनोद बेटे कहाँ जाएगा दीवाने? माँ तड़प कर बोली। अब ये बात पूछने से फ़ायदा माँ जी, मगर बेटे तो यूँ तू ये ख्याल अपने मन से निकाल नहीं सकता। नहीं माँ जी, पुरीतमा का एहसान सिर्फ मेरे ऊपर नहीं तुम्हारे ऊपर भी है, और उसने ये एहसान सिर्फ इसलिए किया है कि वो मुझसे प्रेम करती है, इसलिए अब यह ख्याल मेरे मन से नहीं निकल सकता। मैं जा रहा हूँ और मेरा चले जाना ही ठीक है। विनोद बाहर निकल गया और उसकी माँ दिल थाम कर रह गई, लेकिन गणपत राम के चेहरे पर नफरत के आसार थे। फिर वह पत्नी की तरफ रुख करके बोले, आज के बाद इस घर में विनोद का नाम नहीं लिया गया तो मैं घर को भी आग लगा दूंगा। और वो भी गुस्से से बाहर निकल गया। विनोद ने घर छोड़ दिया, लेकिन वो बेहद मुतमिन था। वो बहुत ही खुश था। ना जाने क्यों उसे यकीन हो गया था कि पुरीतमा उसे मिल जाएगी। और वो चंपाकली, ना जाने क्या ख़ास बात थी इसमें कि उसके लहजे की मजबूती बताती थी कि वह जो कुछ कह रही है वही करेगी और जो कुछ उसने चाहा है वही होगा। लेकिन मैं अब कहाँ जाऊँ? उसने सड़क पर चलते हुए अपना जहन अपने दोस्तों की तरफ दौड़ाया और उसे मदन याद आ गया, उसका जिगरी यार, और वो मदन की तरफ चल पड़ा। पूरी कहानी ही मदन को सुनानी पड़ी थी, जिसे सुनकर वो सोच में पड़ गया। फिर आहिस्ता से बोला, जब तूने फैसला कर ही लिया है मेरे यार, तो फिर मैं तेरा साथी हूँ। तू आराम से यहाँ रह, मगर मेरी मान तो एक काम कर। क्या? आज रात को प्रीतमा के पास जाकर उसे मेरे घर का पता दे दे, ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो वो तुझे यहाँ से बुला ले। ठीक है, विनोद ने कहा। और उस रात वो उस वक्त वहाँ पहुँचा जब राजकमल रक्स कर रही थी। विनोद को देखकर वो मुस्कुराई और रक्स के खात्मे पर उसे ठहरने के लिए कहा। काशीबाई के चेहरे पर अलबत्ता बेपनाह नफरत उभर आई थी। रात के प्रोग्राम के बाद राजकमल उसे अपने साथ ले गई और फिर उसकी पूरी रूहदार सुनी। पूरी कहानी सुनने के बाद उसने मुतमिन लहजे में कहा, तुमने ठीक किया विनोद, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और विनोद पुरीता से मिलकर चला गया। काशीबाई का दिल खून हो रहा था। बड़ी मुश्किल से वह हवास कायम रखे हुए थी। ये सब कुछ बेहालते मजबूरी हो रहा था। बड़ा ही घाटे का सौदा था। हज़ारों रुपए खर्च करके मकान खरीदा गया और फिर उसमें दुनिया जहान का सामान, कपड़े, जेवरात और सब कुछ, और उसका दिल रो रहा था। मगर वो ये सब कुछ करने पर मजबूर थी, मरती क्या ना करती। और फिर राजकमल ने पंडितों को बुलाकर मुहूर्त ली और किसी को पता भी ना चला कि नए मकान में आने वाले कौन हैं। हाँ, पड़ोस के लोग शादी में ज़रूर शरीक थे। काशीबाई अलबत्ता उस शादी में नहीं थी। पुरीतमा और विनोद राजकमल के पांव चूम रही थी, जिसने उन्हें मिला दिया था। लेकिन राजकमल का दिल उदास था और वो खुद अपनी जवानी का कोई सहारा तलाश नहीं कर सकी थी। और अब तो बहुत दिन हो गए थे। कोई ऐसा जवान निगाहों के सामने नहीं आया था जो दिल में घर कर लेता। काशीबाई के कोठे पर आने वाले उम्र रसीदा और लोग होते जो ज़िंदगी की दिलचस्पियों से बहुत दूर निकल आए थे और अब लकीर पीटते रहने की ख्वाहिशमंद थे। वो सब के सब बड़े लोग थे और उन्होंने राजकमल के लिए अपने खजानों के मुंह खोल दिए थे। वो उसकी मुंह मांगी कीमत देना चाहते थे और काशीबाई का दिमाग हवा में उड़ रहा था। हर लम्हा उसे यही खतरा रहता कि कहीं ये असामी भी हाथ से ना निकल जाए। वो अल्तजा अमीज़ निगाहों से राजकमल की तरफ देखती और एक आध बार उसने दबी ज़बान में उसे कहा भी, बेटी चंपाकली, जवानी चंद रोज़ के लिए आती है, उमंगें कुछ और दिन के लिए जवान होती हैं और उस उम्र से फ़ायदा ना उठाना हमाकत है। मैं समझी नहीं माँ जी, बच्ची नहीं है चंपाकली। सच बात, रात की तन्हाइयों में कभी तेरे बदन में अंगड़ाइयाँ नहीं टूटती है माँ जी। तेरा मन नहीं चाहता कि कोई तेरे पास हो, चाहता है माँ जी। तो फिर मुझे बता, उनमें से कौन है जो तुझे पसंद है? किन में माँ जी? राजकमल ने पथरीली निगाहों से उसे देखा। धनराज, लखपति दास, उरून कमाल, मांकराम, गुरदुन जी, और सब के सब तेरे दीवाने हैं और एक बढ़कर एक बोली लगा रहा है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख अशरफियों तक बात पहुंच चुकी है। हाय चंपाकली, इनमें से किसी को स्वीकार कर ले।
सारे जीवन ऐश करेगी। तुमने पूछा था माँ जी, मेरे शरीर में अंगड़ाइयाँ टूटती हैं। हाँ, क्या उनमें से कोई इस काबिल है माँ जी? मगर बेटी और कौन होगा? कुछ और इंतज़ार कर लो माँ जी, कुछ दिन और उसके बाद मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, राजकमल ने कहा। और काशीबाई खामोश हो गई। लेकिन काशीबाई की तकदीर खुल गई। एक और राजकुमार जी आए और उन्हें ना जाने ये भी सचमुच के राजकुमार थे या ये भी कोई आशिक ही थे। उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन पहले ही दिन जो उन्होंने दौलत दिखाई तो काशीबाई दंग रह गई। कड़ियल जवान, नोकीली मूछें, चौड़ा चकला बदन, खूबसूरत भी थे और मालदार भी। पहले ही दिन उन्होंने बेतकल्फी से अपना इरादा ज़ाहिर किया। ये तुम्हारी बेटी थी काशीबाई? हाँ सरकार। क्या ये अभी कुंवारी है सरकार? बहुत से लोग पीछे पड़े हुए हैं, आपने देख ही लिया होगा। हमसे भी बात करो काशीबाई, दासी हूँ सरकार की। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कीमत लगी है? 20 लाख अशरफियाँ। हमारी तरफ से उन्हें दुगना कर दो, 40 लाख। कल अदायगी की जा सकती है। जो आ गया सरकार, मगर एक कृपा करें, बोलो। बड़ी ही नटखट है, आप खुद भी उससे बात कर लें और वो भी तो माने। ओहो, तुम हमें मौका दो। जाइए सरकार और उसके कमरे में चले जाइए, लेकिन शराफत के रिश्ते पर कायम रखें, काशीबाई ने कहा। और फिर मऊद राजकुमार रतन सिंह को राय रास्त के कमरे तक छोड़ आई। रतन सिंह अंदर दाखिल हो गए। राजकमल एक बिस्तर पर दराज थी और किसी गहरी सोच में थी। हम अंदर आ सकते हैं, राज सिंह जी बोले और राजकमल चौंक पड़ी। उसने गर्दन उठाकर रतन सिंह को देखा। अभी थोड़ी देर पहले वो उसे देख चुकी थी। चंद शायद वो उसे घूरती रही, फिर बोली, आइए। और रतन सिंह की हिम्मत बढ़ गई। ना जाने क्यों राजकमल को उस सरापे का जायजा ले रही थी। ये कड़ियल जवान सारे का सारा अच्छा था और उसके बदन की प्यास बुझा सकता था। हाँ, क्या हर्ज है? हर्ज ही क्या है? नाच में थकन हो जाती है और तुम तो बड़ा ही सुंदर नाचती हो। शुक्रिया। हम तो एक निगाह में ही घायल हो गए। सच मानो तो अब मन में मन नहीं लग रहा। क्या नाम है आपका? रतन सिंह। बैठिए रतन जी, राजकमल बोली और रतन सिंह बैठ गए। राजकमल के अंदाज में बेहद नरमी थी। राजकमल ने उन्हें अपनी मसहरी पर ही बिठा लिया। हमने तुम्हारी माता जी से बात की है देवी। ओहो, फिर? उन्होंने कहा है कि ये बात तुम्हारे मन की है। आपने कितनी दौलत देने के लिए कहा है महाराज? 40 लाख अशरफियाँ। ओहो, क्या आप बहुत दौलतमंद हैं? हाँ, मेरी एक छोटी सी रियासत है, खूब। क्या नाम है उसका? धनपुरा। पिताजी जिंदा है आपके? देहांत हो गया। ओहो, कब? अभी 3 माह हुए। और अब रियासत के आप मालिक हैं, राजकमल ने कहा और दिल ही दिल में हंस पड़ी। 40 लाख अशरफियों का मतलब अब उसकी समझ में आ गया था। ज़ाहिर है कि नया नया बाप मरा था, कुछ भी हो सकता था। हाँ देवी, अब रियासत का मालिक मैं हूँ। बुरे तो नहीं हैं आप? क्या मतलब? माता जी से कह दें कि मैं तैयार हूँ। ओह देवी और चंपा देवी, आपने मेरे ऊपर बड़ी दया की है। मुझे कहाँ ले जाएंगे आप? यहीं इसी शहर में। मैं यहाँ एक मकान खरीद लूँगा। कब? कल ये सारे काम हो जाएंगे। कल ही आप माँ जी को रकम भी अदा कर देंगे? हाँ देवी। ठीक है, आप उनसे कह दें कि मैं तैयार हूँ, राजकमल ने कहा। और रतन सिंह खुशी से फूल गया। लेकिन राजकमल ने उसकी खुशियों को और आगे न बढ़ने दिया। रतन सिंह बाहर चले गए और थोड़ी देर के बाद काशीबाई अंदर आ गई। वो राजकमल पर सदके वारी हो रही थी, सर से पांव तक उसे चूम रही थी। और फिर वह दूसरी सुबह से ज़बरदस्त तैयारियां होने लगी। राजकुमार जी बात के धनी निकले और सूरज निकलने के थोड़ी देर के बाद ही वो आ गए और अपने साथ अशरीफों के थाले लाए और उन्होंने पूरी अशरफियाँ गिन दी। और काशीबाई पर सख्ते की सी कफियत तारी हो गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कहाँ गए थे महाराज? मकान देखने गए थे, तैयार हो चुका है, खरीद लिया है महाराज। हाँ, आपकी शयान शान होगा। चंपाकली के शयान शान है, तुम भी देख लेना काशीबाई। हाँ, चंपाकली कब तक तैयार हो जाएगी? बस महाराज, रात के खाने के बाद ले जाएं। जैसे तुम्हारी मर्जी काशी जी, राजकुमार मुस्कुराते हुए बोले। और फिर शाम का इंतज़ार होने लगा। आज रात के सारे प्रोग्राम मुलतवी हो गए थे। काशीबाई का कोठा आज वीरान हो गया था, ना जाने कितने दिनों के लिए। रात के खाने के बाद राजकमल को एक खूबसूरत लिबास पहनाया गया। ये लिबास राजकुमार जी ही लाए थे और दर हकीकत बेशकीमत लिबास था। राजकमल उसे पहनकर ना जाने क्या से क्या बन गई। और फिर राजकुमार उसे 4 घोड़ों की बग्घी में लेकर चल पड़े। काशीबाई और चंद साजिंदे भी साथ थे। राजकुमार का मकान दर हकीकत बेहद खूबसूरत था। सचमुच किसी राजकुमार का मकान मालूम होता था। काशीबाई उसे देखकर खुश हो गई थी और साजिंदों को भी खूब इनाम से नवाजा गया।
आपने ये मकान खरीदा है राजकुमार जी? हाँ काशी जी। जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो इस मकान में कौन रहेगा? तुम ले लेना। हाय मन के भी राजकुमार हो, सच है कि रियासत की बात कहाँ जाती है। काशी बाई खुश होकर बोली। तवायफ थी और लालच खून में शामिल था। बहुत सी बातें हुई। राजकुमार ने साजिंदों को शराब मुहैया की और साजिंदों को शायद पूरी ज़िंदगी इतनी उम्दा शराब नहीं मिली थी और उन्होंने खूब डट कर शराब पी और उल्टे हो गए। काशीबाई ने भी शराब पी थी और हवास खो बैठी थी। राजकमल ने उन सब की हालत देखी और मुस्कुराने लगी और फिर वो अपने कमरा आराम में चली गई। उस इमारत में मुलाजिम नहीं थे और उसकी वजह यही समझ में आई थी कि राजकुमार ने ये इमारत नई ली थी और फौरी तौर पर मुलाजमों वगैरह का बंदोबस्त नहीं हो सकता था।